Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Married Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 182 आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और अपने जो मैंने प्लेलिस्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, उस पर मैंने सारी वीडियोस ऐड भी की हुई हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सेक्शन 1 टू सेक्शन 182, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 182 तक बिल्कुल इंटरप्रिटेशन में और एक्सप्लेनेशन करके हिंदी में समझा रखा है। आप अगर देख सकते हो तो उन वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 183 ऑफ दी BNSS, जो कि बताता है, देखिए सेक्शन 183 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। तो अब रिकॉर्ड किया जाएगा किसको? स्टेटमेंट्स को, कथन को, ठीक है। सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस, तो रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब द्वारा किसको? कन्फेशंस को, मतलब एक अक्यूज्ड के कबूलनामे को, एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। कन्फेशन कबूलनामे को तो रिकॉर्ड किया ही जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, और किसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है? स्टेटमेंट्स, ठीक है। कोई विटनेस की स्टेटमेंट है, कोई विक्टिम की स्टेटमेंट है, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। स्टेटमेंट मतलब कथन को, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 164 पहले CRPC का होया करता, जिसमें बताया करता कि भाई 164 के बयान दर्ज हो रहे हैं एक महिला के, ठीक है, 164 के बयान दर्ज हो रहे हैं एक विक्टिम के, ठीक है। तो वो अब हो गया हमारा सेक्शन 183। तो इसको हम गोला लगा लेंगे और इसमें हम इंडेक्स बेस इसको मार्क कर लेंगे और इसके इंडेक्स वाइज भी इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा सेक्शन 183। अब हम पढ़ते हैं इसका सब सेक्शन 1, जो कि बताता है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। तो एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट, किसका? जिले का, ठीक है। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जो मैजिस्ट्रेट है जिले में, तो जिले में कौन कौन मैजिस्ट्रेट होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होता है, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है। तो इसमें पांचों वो मैजिस्ट्रेट हैं। तो एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी मैजिस्ट्रेट, और किसका? देखिए ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट किसका? डिस्ट्रिक्ट का, जिले का, इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, और जिस जिले में एक जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई अपराध घटित हुआ है, ठीक है, हैज रजिस्टर्ड, और उस अपराध के बारे में एक इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड किया गया, मतलब NCR या तो फिर FIR कटी गई है, ठीक है। अब देखिए में, तो मैजिस्ट्रेट की पावर है, क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? में क्या करेंगे? वेदर और नॉट ही हैज जुरिडिक्शन इन द केस, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैजिस्ट्रेट के पास क्षेत्रफल है उस केस को ट्राई करने का, मतलब क्षेत्रफल है, मतलब जुरिडिक्शन है। अब जुरिडिक्शन कौन सी? अदर टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, ठीक है, इंक्वायरी चलाने की, ट्रायल चलाने की, या फिर कुछ भी ऑर्डर पास करने की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैजिस्ट्रेट के पास क्षेत्रफल है, जुरिडिक्शन है उस केस को ट्राई करने की, नहीं है, ठीक है। तो जुरिडिक्शन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्या होगा, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो चैप्टर 13 के अंतर्गत जब एक इन्वेस्टिगेशन, एक अपराध की चल रही है, तो उस अपराध की जब इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोसेस है, तो उस समय ही ओनली कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक व्यक्ति देता है, तो अंडर द ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। तो हम इसमें मार्क कर लेंगे रिकॉर्ड एनी कन्फेशन, कोई भी अगर कबूलनामा है और स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब आ गया ना रिकॉर्ड एनी कन्फेशन, कि कोई भी कबूलनामा एक अक्यूज देता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब जांच पड़ताल IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है, तब वो कन्फेशन एक अक्यूज देना चाहता है, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कर लेगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और स्टेटमेंट, या कोई कथन है, कोई कथन विक्टिम विटनेस ये देना चाहते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, और जो कन्फेशन और जो स्टेटमेंट है वो किसको मेड की गई है? इन व्यक्तियों द्वारा, एक मैजिस्ट्रेट साहब को, एनी मैजिस्ट्रेट साहब जिले के, ठीक है, ठीक है। और कब मेड की है? इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जब चैप्टर 13 BNSS के तहत इन्वेस्टिगेशन चल रही है अपराध की, उसके तहत मेड की गई। अब देखिए, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। तो क्या कहा जा रहा है? और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, या फिर किसी और अन्य कानून में कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का कोई प्रावधान है, तो उसके तहत भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी रिकॉर्ड की जा सकती है, पर इंक्वायरी और ट्रायल से हमेशा ही पहले रिकॉर्ड होगी कन्फेशन और स्टेटमेंट, ठीक है। अब इंक्वायरी चालू हो गई, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब ने कोग्निजेंस ले लिया, इन्वेस्टिगेशन खत्म, तो इंक्वायरी चालू हो गई, ठीक है। तो अब कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। ट्रायल ही चालू हो गई,
तो ट्रायल की स्टेज पर भी कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। बट बिफोर, तो ये जो वर्ड है ना बट बिफोर, कि पहले, बट बिफोर द कमेंसमेंट, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, इससे पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। और इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए अंडर दिस चैप्टर। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 13 BNSS का, ठीक है। और जो एनी मैजिस्ट्रेट का उसके आगे आप लिख लीजिए DM, ठीक है, JMIC, ठीक है, जेएम सेकंड क्लास, ठीक है, EM और CGM, ठीक है। तो भाई जो एनी मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की, तो भाई यही इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है कि अब मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट के तो ये पांचों होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, CGM होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। तो ये सारे के सारे एक जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिस जानकारी के विरुद्ध एक अपराध बनाया, उस अपराध के विरुद्ध एक केस रजिस्टर्ड हुआ। तो अब कोई भी उस केस में एक अक्यूज हमेशा कन्फेशन देता है और विक्टिम और विटनेसेस हमेशा स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर कोई भी अक्यूज या विक्टिम विटनेसेस, ठीक है, अक्यूज तो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, जब उसके केस की अपराध की जांच पड़ताल पुलिस वाले कर रहे हैं, तब वो कन्फेशन मेड कर सकता है किसी भी मैजिस्ट्रेट के आगे जो जिले का है, ठीक है। और जो विटनेस और जो विक्टिम है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने, जिले का कोई चाहे कोई भी मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, जिसको की वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 1। आप देखिए 183 के सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो कहा गया है कि अब कोई अक्यूज कन्फेशन दे रहा, कबूलनामा दे रहा कि हाँ उसने कोई अपराध किया, तो उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, और मौजूदगी रहेगी अगर एक अपराधी कोई अपनी कन्फेशन दे रहा है मैजिस्ट्रेट साहब को और उसकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से क्या उसकी कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो उसके एडवोकेट की मौजूदगी होगी, ठीक है, तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्या इसमें इंप्लाइड है कि जब उसकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से एक व्यक्ति एक अक्यूज की कन्फेशन वो कबूलनामा दे रहा है, तो क्या उसका एडवोकेट वहां भी मौजूद रहेगा? ऑब्वियसली यस रहेगा। एक अक्यूज कन्फेशन दे रहा है, ठीक है, और कन्फेशन एक मैजिस्ट्रेट साहब को दे रहा है, अब क्या उस केस में भी अक्यूज का वकील अगर कोई है तो मौजूद रहेगा वहां? ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी कन्फेशन की, ठीक है, या फिर किसी विटनेस या फिर किसी विक्टिम के स्टेटमेंट की, तो अक्यूज के तो वकील वहां प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एडवोकेट वहां प्रेजेंट रहेगा जब वो कन्फेशन दे रहा है। और भाई विक्टिम और जो विटनेस है उसका कोई बताया नहीं गया कि भाई उनके वकील प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे जब वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं उनके वकील भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोवाइजो 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2, जो कि बताता है प्रोवाइड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being force। तो बताया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी जिसको की शक्तियां दी हुई हैं, शक्तियां किसकी दी हुई हैं? समय के संदर्भ में एक मैजिस्ट्रेट साहब की शक्तियां दी हुई है, ठीक है। जब मैजिस्ट्रेट साहब का अकाल पड़ जाता है तो किसी कमिश्नर को, CP साहब को मैजिस्ट्रेट की पावर BNSS के तहत सौंप देती है सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। तो अब यही कहा गया कि किसी, अब कमिश्नर ऑफ पुलिस जो CP है वो भी तो भाई पुलिस ऑफिसर, तो यही कहा गया कि कोई भी पुलिसकर्मी कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, उसको मैजिस्ट्रेट की पावर BNSS के तहत दे रखी हो, ठीक है, समय के संदर्भ में, ठीक है। क्या बता रखा है? प्रोवाइड फॉर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड, तो कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी एक पुलिसकर्मी द्वारा, ठीक है। ऑन whom any power of a magistrate has been conferred, जिस पुलिसकर्मी को पावर्स मैजिस्ट्रेट साहब वाली दी हुई है, तो वो कन्फेशन कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोवाइजो 2 हमारा इसमें मेन है, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हुआ सेक्शन 183 का सबसेक्शन 1 यहाँ पूरा हुआ। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2, जो कि बताता है द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब के लिए ड्यूटी दे रखी है हमारे लेजिस्लेचर ने, ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो हम सबसेक्शन 2 के साइड में ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट लिख लेते, तो हमें याद रहेगा कि सबसेक्शन 2 में हमारे लेजिस्लेचर ने मैजिस्ट्रेट को ड्यूटी दे रखी है। क्या ड्यूटी दे रखी है? द मैजिस्ट्रेट शैल, तो मैजिस्ट्रेट साहब को करना ही पड़ेगा, शैल है, मैंडेटरी है, क्या? बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन। तो अब जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो एक अक्यूज की कबूलनामा रिकॉर्ड करने वाले, तो उससे पहले मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। तो मैजिस्ट्रेट साहब जो कन्फेशन कबूलनामा एक अक्यूज का रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो अब अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब बताएंगे, समझाएंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि तुम
बाध्य नहीं हो, तुम कबूलनामा देने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम कबूलनामा मत दो, ये समझाएंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं बोलेंगे तुम कबूलनामा मत दो, तो ये बोलेंगे कि भाई तुम कबूलनामा नहीं देना चाहते तो कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम कबूलनामा कन्फेशन बेशक से मत दो। तो अब देखिए, एंड दैट इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। वो साथ साथ मैजिस्ट्रेट साहब उस अक्यूज को ये भी बता देंगे, अगर तुम कन्फेशन अभी भी देते हो, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप बाध्य नहीं हो इस कन्फेशन को, कबूलनामे को देने के लिए, अगर आप फिर भी अगर ये कबूलनामा देते हो तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको यह भी बताएंगे कि उसको क्या, इट में बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो ये जो कन्फेशन तुम दे रहे हो इसी को मैं तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे केस में जो चलेगा, ट्रायल चलेगी, उसमें इस्तेमाल करने वाला हूं। तो अब देखिए, एंड द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज बीइंग मेड वॉलंटरली। तो ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब पहले जब तक कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कि जब तक मैजिस्ट्रेट साहब उस अक्यूज से कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को क्या लगता है, ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज बीइंग मेड वॉलंटरली। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब ने एक अक्यूज जो कि एक कन्फेशन देने आया है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ठीक है, और उससे मैजिस्ट्रेट साहब ने प्रश्न करे कि भाई हाँ, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या आपको पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है, क्या पुलिस वालों ने आपके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, या आप आउट ऑफ गिल्ट ही कन्फेशन दे रहे हो, यह पूछेंगे। और उस ये क्वेश्चंस पूछने से पहले तो वो ही पूछेंगे, यही बता देंगे कि भाई तुम बाध्य नहीं हो, तुम बाउंड नहीं हो, ये कन्फेशन बेशक से तुम मत दो, ठीक है। और अगर तुम अब भी ये कन्फेशन मेरे आगे देते हो तो मैं इसी कन्फेशन को जो तुम दे रहे हो इसको तुम्हारे विरोधी गवाही के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है, ये भी बता देंगे। और उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब जब तक भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे कन्फेशन को, जब तक कि मैजिस्ट्रेट साहब उससे अक्यूज से प्रश्न पूछेंगे, और फिर मैजिस्ट्रेट साहब को प्रश्न पूछने के बाद यकीन करने के कारण हो जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति, ये अक्यूज जो कन्फेशन देने आए, ये तो भाई वॉलंटरली स्वयं इच्छा से कन्फेशन दे रहा है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारा सबसेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिंक हो रहा है सीधा सीधा, आर्टिकल 20 क्लोज 3 जो कि बताता है नो टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंसेस, ठीक है। एक व्यक्ति को जिसने की कोई अपराध किया हुआ है, तो कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि तुमने अपराध किया, तुम अपने अपराध के अपने अपराध को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, खुद ही अपने सबूत दो। तो एक व्यक्ति को कोई भी ये नहीं कह सकता, कंपेल नहीं कर सकता, नो वन कैन कंपेल एनी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। एक कोई भी पुलिसकर्मी ना कोई और अन्य व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो एक अक्यूज को जिसने कोई अपराध किया भी है और उसकी ट्रायल चल रही है, तो उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, उसको कंपेल, उसको विवश नहीं कर सकता उस अक्यूज को कि तुम अपने विरुद्ध कोई सबूत लेके आओ। नो, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। भाई तुमने उसको पकड़ा है, तुम सबूत लेके आओ, तुम उसके ऊपर वो अपराध साबित करो, तब उसको सजा दिलाओ। उससे क्यों बोल रहे हो कि तुम सबूत दो अपने ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारा ये सबसेक्शन 2 सेक्शन 183 का सबसेक्शन 2 बी एंड डबल का नहीं होता, तो कन्फेशंस को सीधा वोलेटिव, सीधा इन्फ्रिंज माना जाता ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले ये स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स बनाने की कोशिश की है हमारे कन्फेशन में कि भाई लेजिस्लेचर ने, कि अगर ऑब्वियसली 100% अभी वकील साहब की वो एंट्री हुई कहां है अभी इस लाइन में, अभी भाई एक अक्यूज्ड है, वो आउट ऑफ गिल्ट, उसने कोई अपराध कर दिया, वो आउट ऑफ गिल्ट कन्फेशन दे रहा है मैजिस्ट्रेट साहब को कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब बहुत गंदा काम कर दिया, मेरे को पछतावा हो रहा है, मैंने एक मर्डर कर दिया। अब वो अक्यूज आउट ऑफ गिल्ट, मतलब वो सहन नहीं कर पा रहा कि उससे कोई अपराध हो गया, वो बता रहा कि हाँ जी मैंने मर्डर कर दिया, मेरे को जो भी आप सजा दे दो, मैं झेलने के लिए रेडी हूँ। तो अब क्या होता है, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको सारी चीजें समझाएंगे उस अक्यूज को जिससे मर्डर हुआ कि भाई तुम अपने विरुद्ध ही, मतलब कोई तुम कबूलनामा देने वाले हो जो तुम्हारे विरुद्ध में यूज करूंगा, तुम उसे देने के लिए बाध्य नहीं हो, बाउंड नहीं हो, ठीक है, तुम उसे देने के लिए बाउंड नहीं हो, और अगर दोगे भी तो मैं तुम्हारे विरुद्ध अब तुम्हारे कबूलनामे को तुम्हारे विरुद्ध की एविडेंस के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ये क्या है, ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट कबूलनामा कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है, उसको हमारे लेजिस्लेचर ने दिए हुए हैं कि भाई अब आने वाली स्टेज पे जब रिट्रैक्टेड वो जो अक्यूज है जिसने कभी कबूलनामा कन्फेशन दी थी, वो आने वाली स्टेज पे, ट्रायल स्टेज पे मैजिस्ट्रेट साहब को ये कह दे कि जी उस टाइम तो मेरे ऊपर पुलिस वालों का प्रेशर था, मेरे को बहुत पीटते, वो मेरे को मार के लेके आए थे कि ऐसा ऐसा बोलियो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, जब तो मैंने प्रेशर से बोल दिया। तो 1 मिनट में यही कहना कि उसको, और वो जो उसकी कन्फेशन जो रिकॉर्ड हुई थी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन रिटर्न हो जाएगी। तो अगर यही ना हो, इसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं कि भाई पहले ही उसको ये सारी चीजें बता दो, अगर फिर भी वो रिकॉर्ड करवाता है, फिर उसके विरुद्ध आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कन्फेशन जो रिकॉर्ड हुई थी उसको सीधा एविडेंस के रूप में
ट्रायल स्टेज पे आप यूज कर सकते हो जब आप जजमेंट लिखवा रहे हो उसके विरुद्ध, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2, इसमें मैंने ये थोड़ी 2-4 चीजें बताई आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड। तो अब किसी भी समय से पहले जब कबूलनामा रिकॉर्ड होने वाला है उससे पहले, अब देखिए, द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन। तो अब जो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कन्फेशन कबूलनामा देने आया है तो वो यह बता देता कि मेरी इच्छा नहीं है मैजिस्ट्रेट साहब, मैं कन्फेशन कबूलनामा नहीं देना चाहता। तो अब देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब डिटेंशन, हिरासत ऑथराइज नहीं करेंगे। किसको ऑथराइज नहीं करेंगे? उस व्यक्ति की डिटेंशन ऑथराइज नहीं करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, कहां? पुलिस कस्टडी में, ठीक है। दोबारा पीसी, पुलिस की हिरासत, पुलिस थाने में उस व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा जो कि पुलिस वाले पहले तो एक व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लेके आए कि मैजिस्ट्रेट साहब ये व्यक्ति जो अक्यूज है कबूलनामा देना चाहते, कन्फेशन देना चाहते, इससे एक अपराध हुआ है। तो अब वो व्यक्ति जो कबूलनामा कन्फेशन देने आया है वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कहता है, सर कबूलनामा मैं नहीं देना चाहता, कोई कबूलनामा मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए, मैं नहीं देना चाहता कबूलनामा। तो अब क्या होगा? मैजिस्ट्रेट साहब उसको लेके तो पुलिस पार्टी आई थी कोर्ट में कि वो कबूलनामा देगा, पर अब मैजिस्ट्रेट साहब उसको वापस पुलिस कस्टडी, उन पुलिस वालों के साथ नहीं भेजेंगे वापस। कहां भेजेंगे? सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, न्यायिक हिरासत में भेज देंगे, ठीक है। हम उसको पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, जुडिशरी की हिरासत में उसको भेजा जाएगा। किसको? अक्यूज को, जो कन्फेशन देने आया था पर उसने कन्फेशन दी नहीं। उसने क्या कहा कि मैं अब विलिंग, मैं इच्छुक नहीं हूं, मैं कन्फेशन कबूलनामा नहीं देना चाहता। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? पुलिस कस्टडी में उसको नहीं भेजेंगे, डिटेन नहीं करवाएंगे, हिरासत नहीं रखवाएंगे। क्यों नहीं रखवाएंगे? पहले तो पुलिसकर्मी को उसने बोला, अक्यूज ने, कि मैं कन्फेशन कबूलनामा मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके दे दूंगा। भाई पिटाई उटाई 2-4 थप्पड़ मार दिए होंगे पुलिस वालों ने, अब बोला होगा कि दे दूंगा। पर जैसे ही पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अक्यूज को लेके आए, वहां जाके मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज बोला, सर कबूलनामा ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, मैं नहीं देना चाहता कबूलनामा। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस कस्टडी में भी उस अक्यूज को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? अब पुलिस कस्टडी में भेजा तो वैसे ही पुलिस वाले उसकी जान खा जाएंगे, उसको इतना पीटेंगे कि वो मर ही जाएगा। तो इसलिए इस एट्रोसिटी को बचाने के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने सबसेक्शन 3 बनाया कि अब एक व्यक्ति जो कबूलनामा देने आया था वो अब नहीं देना चाहता, वो विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो अब उसको पुलिस कस्टडी में ना भेजकर आप जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में भेजोगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम इसमें मार्क कर लेंगे, बस ही इज नॉट विलिंग को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो और शेल नोट को मार्क कर लेंगे और डिटेंशन इन द पुलिस कस्टडीज को मार्क कर लेंगे। तो ऑब्वियसली एक और बात में आउट ऑफ बॉक्स, क्या जब ये सेक्शन 183 की टॉपिक चली रहा है कन्फेशन से रिलेटेड, तो मैं हमेशा ये बताना चाहता हूं कि भाई जो कन्फेशन है, जो कबूलनामा है, एक अक्यूज देना चाहता है मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। वो अपने मतलब उसने क्या एक अपराध किया है, उसके बारे में अपने जो उसने क्या गुनाह किया है, ठीक है, उसको बताना चाहता है। तो अब मान के चलो एक अपराधी है, उसने अपराध किया है और वो अपराध करके फरार हो गया, वो भाग गया, ठीक है, आउट ऑफ रीच है, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, लेकिन अब पर्चा उर्चा एफआईआर वगैरह सब कुछ दर्ज हो चुकी है, पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढने में लग रहे हैं, उसको गिरफ्तारी के लिए उसको जगह जगह पर रेड मारी जा रही है। पर अब वो व्यक्ति जो फरार मुलजिम है, जो कि अपराध करके भागा हुआ है, वो डायरेक्ट सरेंडर करने मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला जाता है। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला जाओ, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके क्या कहता है, सर मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैंने फलाना अपराध किया था और आप देख लो, आपके पास ही आए होंगे कागज उसके, मैंने किया था, मैं ही अपराधी उसका। और अब क्या कहता है कि मैं कबूलनामा देने के लिए रेडी हूं, ठीक है, अकेला चला जाता अपना वकील करके, कोई पुलिसकर्मी उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा। तो यही रिक्वायरमेंट है, अगर एक अक्यूज्ड एक अपराध के लिए उसने जो किया है, अगर वो कन्फेशन देने वाला है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? हमेशा पुलिस ऑफिसर से उसको स्पॉन्सर करेंगे, ना कि कोई प्राइवेट वकील, ना तो वो अकेला जाके अपनी आप बीती अपनी जो उसने किया है, कांड किया, उसके बारे में गाने नहीं लग जाएगा। मैजिस्ट्रेट साहब उसकी कथा को सुनेंगे भी नहीं, उसको बोलेंगे क्या, रुक तेरे को अभी जो कोर्ट में एक जेल होता है, वो होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें मतलब जो ये जुडिशियल कस्टडी से जो अक्यूज आते हैं उनको उसमें रखा जाता है, जो जेल का, जो कोर्ट का एक प्रिजन होता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है, खारजा बोलते हैं उसको, खारजे में रखा जाता है। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति को जो खुद अकेला आया चल के, वो पहले तो फरार हो गया था एक अपराध करके, पर अब वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अकेला है, सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई कि मैं जी सरेंडर कर रहा हूं, ठीक है, पर मैं कबूलनामा भी देना चाहता हूं, अब मैजिस्ट्रेट साहब उसका कबूलनामा लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसको पुलिस ऑफिसर ने स्पॉन्सर नहीं किया रखा। तो यह सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 183 की,
कि क्या कि अगर एक अक्यूज्ड कन्फेशन देने आए तो पुलिस ऑफिसर्स उसको स्पॉन्सर करेंगे, वो अकेला नहीं आके अपनी राग गाने लग जाएगा कोर्ट में कुछ ने क्या कांड करा के क्या नहीं करा के, ठीक है। तो ये आउट ऑफ बॉक्स क्या बात बताई, ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में बहुत बार पूछ ली जाती है और इंटरव्यू में तो हमेशा पूछी जाती है ये बात, जो अगर जो इंटरव्यू ऑनरेबल इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से है तो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 4, जो कि बताता है any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for the recording the examination of an accused person। तो जो कन्फेशन, जो कबूलनामा एक अपराधी का मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो मैनर सेक्शन 316 में एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब 300 तो सेक्शन 316 BNSS में बता रखा है ना, एक बार देख लेते क्या बता रखा है, एक बार एक सेकंड के लिए रुकिए। हाँ, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, सेक्शन 316 में बता रखा है कि भाई एग्जामिनेशन अक्यूज की परीक्षा ली जा रही है तो उसका रिकॉर्ड, उसको दर्ज कैसे किया जाएगा, तो सेक्शन 316 में आप यहां लिख भी लीजिए, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, सॉरी एनी में सबसेक्शन 4 पढ़ रहा हूं मैं, देखिए ऑफ सेक्शन 183, any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for recording the examination of an accused person। तो जो एक कन्फेशन कबूलनामा एक मजिस्ट्रेट साहब द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो जो सेक्शन 316 के प्रावधान है BNSS के तहत, उसके तहत ही एक अक्यूज का कबूलनामा मतलब रिकॉर्ड एग्जामिन किया जाएगा अक्यूज को, ठीक है। और देखिए एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन, और जो कन्फेशन कबूलनामा एक अक्यूज व्यक्ति दे रहा है, ठीक है, वो उसको साइन भी करेगा, हस्ताक्षर भी करेगा उस कबूलनामे पे, देखिए। और देखिए and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect। और अब जिस पेज पे कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन ऊपर लिखवा लिया, ठीक है, या तो दो चार पेजेस का कन्फेशन है वहां लिखवा लिया, लेकिन अब जहां कन्फेशन एंड हो रहा है उसके एंड पे फुट पे क्या लिखवाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ये लिखवाएंगे, आई हैव एक्सप्लेन टू मिस्टर एक्स दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन ही मे मेक may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made, ठीक है, it was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct and it contain a full and true account of the statement made by him, ठीक है, signed by Mr. AB magistrate, ठीक है। तो ये फुट पर एक अपराधी ने कबूलनामा दिया, उसने एक दो पन्ने का जो उसने क्या किया है वो बताया, और फिर मैजिस्ट्रेट साहब ने ये जो फुट पर ये बातें जो मैंने अभी पढ़ के बताई, ये उसको बताई जाएंगी, और ये फुट पर ये बताई क्या जाएंगी, ये मैजिस्ट्रेट साहब अपने उस कन्फेशन के फुट पर, मतलब सबसे बॉटम लाइन जब जहां कन्फेशन खत्म हो रही है उस पर लिखवा देंगे और मैजिस्ट्रेट साहब वहां साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 4 जो मैंने पढ़ा। तो इसमें जो ये फुट है ना, कि एक कन्फेशन के नीचे ये लिखवा जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो ये लिखवाना बहुत मैंडेटरी है। अगर एक कन्फेशन रिकॉर्ड हो और मैजिस्ट्रेट साहब ने ये नहीं लिखवाया ना, दिस इज द इररेगुलर वो ये विशिएट कर सकती है ट्रायल को, उस कन्फेशन को खंडित कर सकती है, ठीक है। ये क्या है, इररेगुलर इरक्योरेबल इररेगुलरिटी है, ठीक है। ये इररेगुलरिटी है कि ट्रायल में अगर एक व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक अक्यूज ने कबूलनामा दिया था और मैजिस्ट्रेट साहब ने फुट पे ये चीजें नहीं लिखवाई, ये वाली कि आई हैव एक्सप्लेन टू मिस्टर एक्स दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन he may make used as evidence, तो ये नहीं लिखवाई ना मैजिस्ट्रेट साहब ने। तो ये क्या है, ये क्योरेबल इरेगुलरिटी नहीं है, ये इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है, इसका कोई भी अब समाधान नहीं निकल सकता। अब इसकी ये जो कन्फेशन है ये क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब देखिए ये हमने पढ़ा सबसेक्शन 4, हम पढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 5 जो कि बोलता है, क्या बोलता है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन। अब कोई भी कथन, अब पर जो ये कथन है ना वो कन्फेशन नहीं है, वो कबूलनामा दी है। अब ये सीधी स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट कौन देता है भाई, ऑब्वियसली विक्टिम देता है, विटनेस देता है, तो उनकी बात हो रही है। अब देखिए any statement made under subsection 1 shall be recorded in such manner herein after provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have the power to administer oath to the person whose statement is so recorded। तो अब ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि विटनेस है या फिर विक्टिम है, उसका कथन रिकॉर्ड किया जा रहा है मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसका कथन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको ओथ, उसको शपथ भी दिला सकते हैं। तो शपथ क्यों दिलाई जा रही है, ताकि वो सच बोले, अगर झूठ बोलेगा और बाद में ट्रायल स्टेज में जाके पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर परजुरी
फोर्स स्टेटमेंट देने का भी उसके ऊपर क्या हो सकता है, केस दर्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 5। ठीक है, तो इसमें साफ साफ हमें क्या देखने को मिलता है कि कन्फेशन रिकॉर्ड हो रही है। अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है मैजिस्ट्रेट साहब एक अपराधी की, एक अक्यूज की, तो वो क्या कर सकता है, ओथ नहीं दिलाएगा। लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है एक मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और स्टेटमेंट किसकी रिकॉर्ड होगी, वो मैंने आपको बताया, विक्टिम की और विटनेस की। अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है एक मैजिस्ट्रेट साहब, तो क्या होगा, सीधा का सीधा क्या होगा, ओथ दिलाई जाएगी। ठीक है, और क्यों दिलाई जाएगी, देखिए, एनी स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हेयरइन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इज। तो अब कोई भी स्टेटमेंट एक विक्टिम की विटनेस की रिकॉर्ड की जा रही है मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, जैसे मैजिस्ट्रेट साहब गवाहियां एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं ना उस केस में, तो उस तरह ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट की राय में क्या है, बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो कि तरीका बेस्ट फिटेड है उस केस के हालातों को देखते हुए, वैसे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी जैसे कि एविडेंस रिकॉर्ड होता है। अब देखिए, एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। और मैजिस्ट्रेट साहब के पास पूरी शक्ति है कि वो शपथ दिला सकते हैं किसको, उस व्यक्ति को जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब हमें यहीं से देखने को मिलता है कि कन्फेशन में मैजिस्ट्रेट साहब ओथ नहीं दिला सकते, पर स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करें तो ऑब्वियसली जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, तो भाई शपथ दिलाई जाती है कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच किसी का कुछ नहीं बोलोगे, दिलाई जाती है। पर अब स्टेटमेंट किसी व्यक्ति की रिकॉर्ड हो रही है, मैजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे गवाही एविडेंस रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, ठीक है, शपथ के ऊपर, तो वैसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और केस के हालातों को देखते हुए वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 5, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, और हम सबसेक्शन 5 के सामने ये भी लिख रहे थे कि हमें बाद में याद रहेगा कि कन्फेशन अगर रिकॉर्ड हो रही है तो नो ओथ, और आप ये लिख सकते हो, और अगर ये लिख सकते हो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है तो ओथ। ठीक है, ओथ बाय मैजिस्ट्रेट, आप ये लिख लो, इसमें आपको याद रहेगा लंबे समय तक जब भी आप सबसेक्शन 5 पढ़ोगे, सेक्शन 183 का पढ़ेंगे हम सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183, जो कि बताता है, अब सबसेक्शन 6 के दो क्लोजेज है, क्लोज ए और क्लोज बी हम पढ़ेंगे। देखिए, इन केस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 भारतीय न्याय संहिता। अब जो ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इनका केस है, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इनका एक केस चल रहा है। ठीक है, एक महिला के प्रति एक सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ है। ठीक है, आप देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द statement of the person against whom the such offense has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offense is brought to the notice of the police। तो अब जिस महिला के विरुद्ध, ठीक है, अब जिस व्यक्ति के विरुद्ध, अब इसमें लिखा हुआ है द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। अब जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये जो सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस है, और ये जो ऑफेंस है, ये जो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, ठीक है, 76, 77, 78, 79 और 124 भारतीय न्याय संहिता वाले, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये वाले अपराध घटे हैं, मतलब सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस में मोटे मोटे ये घटे हैं, तो देखिए क्या होगा, अगेंस्ट होम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये वाले अपराध सेक्सुअल रिलेटेड अपराध घटे हैं, तो देखिए क्या होगा, इन द मैनर द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम सच offense has been committed in the manner specified in subsection 5। तो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 183 में जो मैनर तरीका दे रखा है, तो उस तरीके से ही एक पर्सन जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस, रेप वगैरह के, बलात्कार वगैरह के और इनसे जुड़े हुए सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटे हैं, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब जो सबसेक्शन 5 में की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, किसकी तरह स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, जैसे गवाही एविडेंस रिकॉर्ड होता है, और ओथ पर उस विक्टिम की जिसके विरुद्ध ये वाले अपराध हुए उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। और देखिए, और कब की जाएगी, एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस, और जल्द से जल्द जैसे ही उस अपराध की घटना, वो एक अपराध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटा है और उस सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस की जानकारी पुलिस को मिलती है ना, वैसे ही पुलिस तुरंत ये जानकारी मिलने के साथ उस पर्सन को जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटे हैं तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देगी। ठीक है, कोई भी विलंब किए हुए बिना। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो जो सबसेक्शन 6 में जो एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये रेप वाले या फिर सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटे हैं, तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी, और उसकी स्टेटमेंट ऑफ रेप विक्टिम, ठीक है, बिफोर मैजिस्ट्रेट,
बिफोर मैजिस्ट्रेट ऑन ओथ, ठीक है, ऑन ओथ। तो जो स्टेटमेंट है, जो रेप विक्टिम है, वो वाला व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस घटे हैं, तो उसके विरुद्ध जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी मैजिस्ट्रेट द्वारा, जब से पुलिस की नॉलेज में उस अपराध की जानकारी आई है, तुरंत की तुरंत बिना कोई विलंब के पुलिस सीधा ले जाएगी उस विक्टिम को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और उसकी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड होगी। अब मैजिस्ट्रेट साहब ओथ दिलवाएंगे उस स्टेटमेंट, जो विक्टिम, जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में ये अपराध घटे, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटे हैं, उसको ओथ दिलाई जाएगी और फिर ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। और सबसेक्शन 5 जो हमारा 183 का सबसेक्शन 5 है, उसके तहत जो तरीका बता रहा है उसके तहत ही रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो, जो कि बताता है प्रोवाइड एट सच स्टेटमेंट शैल। तो बताया गया है कि ये वाली स्टेटमेंट जो अभी रिकॉर्ड हुई थी एक रेप विक्टिम की, तो देखिए सच स्टेटमेंट शैल, तो ये कथन शैल मैंडेटरी क्या होगा, एज फार एज प्रैक्टिकल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन मैजिस्ट्रेट। तो जिस हद तक पॉसिबल हो, तो विक्टिम जो कि जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस, रेप वाले ऑफेंसेस या इससे जुड़े हुए कोई अपराध घटे हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसमें कौन होगा, रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट कौन होगा, एक महिला मैजिस्ट्रेट ही होगी, ठीक है। एंड इन हर एब्सेंस बाय मेल मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। और अगर महिला मैजिस्ट्रेट नहीं है एक रेप विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक मेल मैजिस्ट्रेट द्वारा होगा, पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन, एक महिला की मौजूदगी में ही मेल मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर पाएगा किसकी स्टेटमेंट, एक रेप विक्टिम की स्टेटमेंट, ठीक है, बयान उसके, ठीक है। तो यह इसमें इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ अ मेल मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो 2। ये प्रोवाइजो 2 में मेरे को पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखते हुए बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पहले सीआरपीसी में ये प्रोवाइजो नहीं था, ठीक है। ये था कि बस एक रेप विक्टिम की स्टेटमेंट महिला मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगी, पर ये नहीं था अगर महिला मैजिस्ट्रेट नहीं है तो मेल मैजिस्ट्रेट कर लेगा, और मेल मैजिस्ट्रेट मौजूदगी होगी किसी महिला की, तभी उस रेप विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नया है। देखिए अब सबसेक्शन 6 का ये था प्रोवाइजो 1, अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो 2। प्रोवाइड फर्दर दैट इन केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर or with imprisonment for life or with death, the magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer। तो बताया गया है कि कोई भी अपराध, ठीक है, प्रोवाइड फर्दर दैट इन द केसेस रिलेटेड टू द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 10 years, तो कोई भी अपराध जिसकी सजा 10 साल से ऊपर एक अक्यूज को कटवाई जाएगी, या फिर 10 साल या 10 साल से ऊपर की जेल कटवाई जाएगी, और क्या कटवाई जाएगी, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद कटवाई जाएगी, और विद डेथ, या फिर फांसी की सजा कटवाई जाएगी। द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो कोई गवाह को भी पुलिसकर्मी लाता है इन अपराधों में, कोई गवाह बनना चाहता है, तो उन गवाहों की भी स्टेटमेंट अब मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 6 का प्रोविजन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पहले सीआरपीसी में नहीं था, ये अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया देखने को मिला है कि कोई भी अपराध जिसकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा, या फिर उम्र कैद, या फिर मौत की सजा, फांसी की सजा दी जाएगी एक अपराधी को, और उस केस में कोई विटनेस भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो पुलिसकर्मी उस विटनेस को भी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ले आएंगे, और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उस विटनेस की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ताकि पूरा का पूरा ठोस केस बन जाए, सॉलिड केस, कंक्रीट केस बन जाए प्रोसिक्यूशन का, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो 2, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। तो ये था हमारा प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 183 सबसेक्शन 6, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 183 का सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो 3, जो कि बताता है, क्या बताता है, प्रोवाइड ऑल्सो दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। तो एक व्यक्ति है जो स्टेटमेंट, जो कथन मेड कर रहा है, वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपाहिज है, तो देखिए द मैजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एडवोकेट इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो अब एक मानसिक और एक अपाहिज व्यक्ति की स्टेटमेंट कथन रिकॉर्ड किया जा रहा है मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो मैजिस्ट्रेट साहब अब मदद ले लेंगे, असिस्टेंस ले लेंगे किसकी, एक इंटरप्रेटर की, मतलब एक व्यक्ति की जो उस अपाहिज, मानसिक रूप से अपाहिज और शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति की बातें मैजिस्ट्रेट साहब को बता पाए, ठीक है। और स्पेशल एडवोकेटर, या फिर एक स्पेशल एडवोकेटर की जो मानसिक रूप से जो अपाहिज व्यक्ति है उनकी बातें समझ पाता है, तो उसकी असिस्टेंट ले लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब जब उस अपाहिज व्यक्ति की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो 3। प्रोवाइजो 4 देखिए,
Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be recorded through audio video electronic means, preferably by mobile phone। तो जो व्यक्ति अब जो शारीरिक और अपाइज है मानसिक रूप से, उसकी स्टेटमेंट एक कथन मजिस्ट्रेट साहब द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है और असिस्टेंस लेकर इसकी इंटरप्रेटर की और स्पेशल एडवोकेटर की। तो अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उस स्टेटमेंट की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और किसके द्वारा हो जाएगी, ओनली मोबाइल फोन के द्वारा भी हो जाए तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 6 का क्लोज ए का प्रोविजो 1, 2, 3 और 4। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 का क्लोज बी। देखिए, a statement recorded under clause A of a person। तो अब जो सबसेक्शन 6 से क्लोज ए में जो एक स्टेटमेंट कथन रिकॉर्ड किया गया था एक व्यक्ति का, who is temporarily और permanently mentally और physically disabled, जो शारीरिक रूप से और जो मानसिक रूप से अपाहिज था, उसकी स्टेटमेंट की बात हो रही है। अब देखिए, shall be considered as a statement in lieu of examination chief। अब जो एक शारीरिक और मानसिक रूप से एक अपाहिज व्यक्ति था, उसकी मजिस्ट्रेट साहब ने उसका कथन रिकॉर्ड कर लिया, तो अब उसकी ये कथन ही उसका एग्जामिनेशन इन चीफ, उसका चीफ मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 142 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 142 में क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ का ही दे रखा है कि भाई एक व्यक्ति जब ट्रायल स्टेज पे आकर अपनी गवाही देता है तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। तो ये क्या रखा है कि एक मानसिक रूप से और एक शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति है तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो यह स्टेटमेंट ही उसकी मान ली जाएगी कि उसका ये ट्रायल स्टेज पे उस अपाहिज और मानसिक रूप से अपाहिज व्यक्ति का, शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज व्यक्ति का ये ट्रायल स्टेज पे क्या है, उसका ये एविडेंस है, एग्जामिनेशन इन चीफ है। ठीक है, अब देखिए, सच दैट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड ऑन सच स्टेटमेंट विदाउट द नीड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो अब जो शारीरिक रूप से अपाहिज और जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। ठीक है, सबसेक्शन 6 के क्लोज ए में, तो उसकी जो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जो रिकॉर्ड किया ना मजिस्ट्रेट साहब ने, वही हमारे लेजिस्लेचर कह रहे हैं कि उसी को मान लो, उसी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की उसी को मान लो कि वो ही उसकी स्टेटमेंट है ट्रायल स्टेज पे। और अब ट्रायल स्टेज पे तो उस शारीरिक और अपाहिज रूप से कमजोर डिसेबल्ड व्यक्ति को, ठीक है, अपाहिज व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगा ट्रायल स्टेज पे। पर ट्रायल स्टेज पे वो शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति और मानसिक रूप से अपाहिज व्यक्ति कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई उसका एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होगा। जो उसने स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे दी थी मजिस्ट्रेट साहब को, वही उसी के बेसिस पे उसका क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 6 का, ठीक है, क्लोज बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सबसेक्शन 6 का क्लोज ए भी इंपॉर्टेंट है और क्लोज बी भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 183 का सबसेक्शन 7 जो कि बताता है द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट। तो जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, वो जो मैजिस्ट्रेट साहब एक कबूलनामा या फिर एक कन्फेशन, एक स्टेटमेंट, एक मैजिस्ट्रेट साहब एक कबूलनामा या फिर कोई कथन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन, इस प्रावधान के तहत, तो शैल, तो क्या लिख रखा है, शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। तो जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, जिस मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई भी कबूलनामा, कन्फेशन या फिर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब उस कन्फेशन को और उस स्टेटमेंट को कहां भेज देंगे, उस मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देंगे जो कि केस को ट्राई करने वाला है। तो हमें सबसेक्शन 7 से क्या देखने के लिए मिलता है सेक्शन 183 के सबसेक्शन 7 के साथ, कि भाई सीधा का सीधा जो रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट होंगे ना, जो कन्फेशन, कबूलनामे को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डिफरेंट होंगे और वो जो रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट है वो इलाका मैजिस्ट्रेट, जो अब ट्रायल मैजिस्ट्रेट है, उसको कन्फेशन और स्टेटमेंट की कॉपी भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे सबसेक्शन 7 183 लेजिस्लेचर ने क्यों बनाया, क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट अब केस को ट्राई करने वाला है वो रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट कभी नहीं बनेगा। अगर मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, मैं एक केस को ट्राई करूंगा, तो मैं कभी भी उसी केस से संबंधित कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ बायसनेस, ठीक है, भेदभाव करने की चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ मैं ही केस को ट्राई करने वाला हूं और एक अपराधी मेरे सामने आए कन्फेशन देने, वो अपनी कन्फेशन दे रहा है और मैं ही केस को आगे जाके ट्राई करने वाला हूं, तो मैं तुरंत, जैसे वो अपराधी आउट ऑफ गिल्ट, जिसने भाई ताजा उसने अपराध किया, वो सारी बातें बता देता है। अब मेरे को उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसने अपराध कर दिया, तो अब मेरे मन में बायसनेस के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आई एम द ट्राइंग मैजिस्ट्रेट, मैं ही उसके केस को ट्राई करने वाला हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो
तो जो वो अक्यूज है, जिसने कोई अपराध कर रखा है, वो अगर कन्फेशन देगा भी तो किसके सामने देगा? कोई रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट, एक मैजिस्ट्रेट साहब जो कि केस को ट्राई करने नहीं वाले उनको देगा, ठीक है। पर वो मैजिस्ट्रेट साहब जो अब रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट है वो मेरे को भेज देंगे स्टेटमेंट और कन्फेशन जब उन्होंने रिकॉर्ड कर चुके होंगे, क्योंकि अब बायसनेस के चांस नहीं है, क्योंकि मैंने उस अक्यूज को लाइव नहीं देखा है, ठीक है। मैं बस उसके पेपर्स पढ़ रहा हूं कि हाँ उसने कन्फेशन दी है, मैं उसके पेपर्स पढ़ रहा हूं, पर मैंने उसका कंडक्ट लाइव नहीं देखा अपनी कोर्ट में। क्यों? क्यों? बिकॉज आई एम द ट्रायल मैजिस्ट्रेट, मैं केस को ट्राई करने वाला हूं, इसलिए ही मैं रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट नहीं हूं। तो हमें सबसेक्शन 7 से देखने को लिए क्या मिलता है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब बयान या फिर कबूलनामा रिकॉर्ड करते हैं वो कभी भी केस को ट्राई नहीं करेंगे, केस तो कोई दूसरा ही मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 7। तो इसके साइड में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कन्फेशन, कन्फेशन, ठीक है, और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑलवेज ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट लिख लो या फिर नॉन ट्रायल मैजिस्ट्रेट लिख लो, ठीक है, नॉन ट्रायल मैजिस्ट्रेट। एंड ऑलवेज लेटर ऑन सेंड इट टू, ठीक है, ट्रायल मैजिस्ट्रेट। तो आप ये लिख सकते हो कि कभी भी जो कन्फेशन और स्टेटमेंट एक केस से संदर्भित कभी भी ट्रायल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट जो केस को ट्राई करने वाले, उस फौजदारी मुकदमे को ट्रायल चलाने वाले, वो नहीं करेंगे। हमेशा दूसरे मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो नॉन इलाका मैजिस्ट्रेट होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर नॉन इलाका मैजिस्ट्रेट जो रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट है वो ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास उस स्टेटमेंट को और उस कन्फेशन को भेज देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 183 ऑफ दी BNSS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। और हमारा ये पहले सेक्शन 164 CRPC का था, जो कि हम बोलते थे कि कोर्ट में कि एक व्यक्ति कन्फेशन देने वाला है, ठीक है, कबूल करने वाला है कि उसने क्या अपराध किया। तो 164 के बयान चल रहे हैं, किसी महिला के विरुद्ध रेप हुआ था और उस महिला के विरुद्ध रेप हुआ था, तो वो महिला मैजिस्ट्रेट साहब को बताने आ जाती है, स्टेटमेंट देने आ जाती है कि कौन कौन वो अपराधी थे। तो उसके हम कहते थे कि भाई अंदर जो रेप विक्टिम उसके बयान चल रहे हैं 164 के। तो ये वो वाला सेक्शन है 164 जो हमारा CRPC था, अब वो क्या बन चुका है? वो सेक्शन 183 ऑफ BNSS बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 183। हम पढ़ेंगे सेक्शन 184 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। अब मेडिकल परीक्षा की जाएगी जो कि विक्टिम है, किसकी? एक विक्टिम है जिसका की रेप हुआ है, तो उसकी मेडिकल परीक्षा करी जाएगी, ठीक है। तो वो सेक्शन 184 BNSS के तहत की जाएगी। तो इससे कनेक्टेड सेक्शन कौन से वाला है? सेक्शन 52 है। तो सेक्शन 52 में क्या होता? अब जो अक्यूज है रेप का, उसकी एग्जामिनेशन होती है हमारे सेक्शन 52 ऑफ द BNSS में, ठीक है। देख लीजिए आप सेक्शन 52 BNSS एक बार निकाल लीजिए, हाँ। तो इसमें क्या लिखा गया है? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सेक्शन 52 सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है हमारे सेक्शन 184 ऑफ द BNSS के साथ। अब सेक्शन 52 क्या बता रहा था कि जिस व्यक्ति ने अब रेप किया है, ठीक है, जो व्यक्ति रेप का दोषी है उसकी मेडिकल परीक्षा करते थे डॉक्टर साहब, मेडिकल प्रैक्टिशनर। पर अब सेक्शन 184 में जो विक्टिम है रेप की, जिसके विरुद्ध बलात्कार हुआ है, उसकी मेडिकल परीक्षा ली जा रही है, सिर्फ क्या करने के लिए? ताकि एविडेंसेस कलेक्ट हो जाए। तो देखिए अब सेक्शन 184 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, सबसेक्शन 1, where during the stage when an offense of committing rape, where during the stage when an offense of committing rape। तो जब एक प्रक्रिया चल रही है, ड्यूरिंग द स्टेज, व्हेन ड्यूरिंग द स्टेज, जब एक कोई स्टेज चल रही है, कोई प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, एक वक्त है, व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप, जब एक अपराध जिसमें वो रेप का अपराध। अब देखिए, और अटेम्प्ट टू कमिट रेप इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो एक इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल चल रही है कि एक रेप के अपराध की जांच पड़ताल चल रही है, फिर अटेम्प्ट टू रेप की, मतलब रेप करने का प्रयास किया, उसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अब देखिए क्या होगा? इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमन विद हुम रेप इज alleged or attempt to have been committed or attempted। तो अब ये प्रपोज, ये इच्छा हो रही है किसकी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्या? और ये जरूरी हो गया कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, पर्सन ऑफ द, कि जिस महिला के विरुद्ध बलात्कार हुआ उस महिला की शारीरिक मेडिकल परीक्षा करवाई जाए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, ठीक है। जिस महिला के विरुद्ध बलात्कार या तो घटित हुआ या फिर अटेम्प्ट हुआ है, घटित मतलब बलात्कार करने की कोशिश की गई है। देखिए अब देखिए, एग्जामिन्ड बाय मेडिकल एक्सपर्ट। तो अब उस वुमेन का जिसके विरुद्ध या तो बलात्कार हुआ है या फिर अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, तो कौन उनका एग्जामिनेशन करेगा? एक मेडिकल एक्सपर्ट करेगा, ठीक है। तो कौन करेगा? एक मेडिकल एक्सपर्ट करेगा। और देखिए
सच एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अब जो एग्जामिनेशन होगा वो किस द्वारा किया जाएगा, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, और वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके द्वारा अब एक जो रेप विक्टिम है उसकी शारीरिक मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो कहां पे कार्यरत है, या तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है और लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है किसी जिले की किसी राज्य की उसके द्वारा है। तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया। क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि सॉरी हमारे सीआरपीसी में प्राइवेट हॉस्पिटल को इंक्लूड किया हुआ था कि अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, तो सॉरी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे सीआरपीसी में दिया गया था कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, फिर लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम एक रेप विक्टिम की एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेते थे। पर ये सीआरपीसी का था, बीएनडब्ल्यूएस में प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्सक्लूड कर दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा रेप विक्टिम का। आप देखिए, ठीक है, या तो लोकल अथॉरिटी का कोई हॉस्पिटल है उसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो एक रेप विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, और जब अनुपस्थित ही ऐसे प्रैक्टिशनर की, तो देखिए बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद द कंसेंट ऑफ सच वुमन और ऑफ अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट ऑफ ऑन हर बिहाफ, एंड सच वुमन शैल बी सेंट टू सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 hours from the time of receiving the information related to the commission of such offense। अगर की अब अनुपस्थिति है किसकी, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, तो अब कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उस महिला का विक्टिम जिसके साथ रेप कमिट हुआ है, तो कौन करेगा, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो कोई और अन्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर लेगा। तो ये जो अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसमें हमारा जो अब है क्या आ जाएगा, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो उसमें तो बता दिया, अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, और एक प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर एक महिला रेप विक्टिम की मेडिकल परीक्षा ले रहा है, तो उसमें क्या होना पड़ेगा, देखिए कंसेंट ऑफ सच वुमेन, तो जिस महिला के साथ रेप हुआ है उसकी कंसेंट भी सहमति लगेगी। अगर की कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है और लोकल अथॉरिटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित है उसकी, तो वो अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से तभी उसकी मेडिकल जांच होगी, तब कि वो महिला की सहमति होगी, हाँ मैं इस अदर प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट डॉक्टर से जो कि सरकारी नहीं है, गवर्नमेंट रन नहीं करता उस अस्पताल को, ना ही तो लोकल अथॉरिटी करती, उससे अगर अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच पड़ताल करवाना चाहती है महिला, तो उसकी कंसेंट लगेगी। या फिर अगर महिला कंसेंट नहीं दे सकती तो किसकी लगेगी, आप ऑफ अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट, कोई और व्यक्ति है जो कि महिला के बिहाफ पे कंसेंट सहमति दे सकता है कि हाँ अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो अब हो जाएगी। अब देखिए, शैल बी सेंट एंड सच वुमेन शैल बी सेंट टू सच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 hours, और जो महिला जिसकी मेडिकल जांच होनी है तो 24 घंटे के भीतर उस रेप विक्टिम वाली महिला की मतलब जांच हो जाएगी, 24 घंटे के भीतर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भेज दिया जाएगा उस महिला को, ठीक है। महिला को मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल या फिर अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अनुपस्थिति है तो अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भी 24 घंटों के भीतर भेज दिया जाएगा। और 24 घंटे कब से कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जब से उस अपराध की, रेप वाले अपराध की जानकारी पुलिसकर्मी को मिलेगी, जब से 24 घंटे कैलकुलेट होंगे, और 24 घंटे के भीतर उसका महिला का पर्सन मतलब महिला के शरीर की मतलब शारीरिक जांच करेगी। और कौन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, ठीक है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसमें कार्यरत होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर एक लोकल अथॉरिटी वाले अस्पताल में, ठीक है। अगर ये इन दोनों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर अदर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर करेंगे तो इन केस में वुमेन की सहमति लगेगी, ठीक है। और या फिर वुमेन सहमति नहीं देना चाहती मतलब दे सकती, तो जो वुमेन के ब्याह पर सहमति दे सकता, कंसेंट दे सकता, उसकी परमिशन लगेगी, ठीक है। तभी एक वुमेन को अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब प्राइवेट डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 184 का सबसेक्शन 1 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। देखिए, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू होम सच वुमन इज सेंट, तो अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास एक महिला को भेजा गया है उसकी मेडिकल जांच के लिए, शैल विदाउट डिले, तो बिना कोई देरी करते हुए एग्जामिन हर पर्सन, तो उसकी बॉडी को मतलब वुमेन की बॉडी को एग्जामिन करेगा, परीक्षा लेगा, ठीक है, लेगी, एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, एग्जामिन करने के बाद तुरंत क्या बनाया जाएगा, एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है, ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली,
तो जिस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एक रेप विक्टिम का मेडिकल जांच कर ली, तो अब वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जांच करते के तुरंत बाद एक रिपोर्ट तैयार करिए, और रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, यह चीजें लिखी जाएंगी। अब देखिए सब एड 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमन एंड ऑफ द पर्सन बाय होम शी वाज ब्रॉट। तो नाम पता महिला का लिखा जाएगा जो रेप विक्टिम है, और किस व्यक्ति द्वारा वो उस महिला को अस्पताल में लाया गया, उस व्यक्ति का भी नाम पता लिखा जाएगा। सब एड 2, द एज ऑफ द वुमन, महिला की उम्र लिखी जाएगी रेप विक्टिम की। सब एड 3, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। अब क्या क्या चीजें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर में से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिए, तो उसका ब्यौरा लिखा जाएगा। सब एड 4, मार्क्स ऑफ इंजरी, कोई चोट वगैरह के निशान है महिला की बॉडी पे, वो लिखे जाएंगे, वो दर्ज किए जाएंगे, इफ एनी, ऑन द पर्सन ऑफ द वुमन। ठीक है। सब एड 5, जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन, भाई महिला जो रेप विक्टिम है उसकी मानसिक स्थिति क्या है रेप हो जाने के बाद, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट टू रेप हो जाने के बाद, तो वो मेंटल उसकी मानसिक स्थिति भी उस रिपोर्ट में दर्ज कराई जाएगी। सब एड 6, अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, या फिर कोई और अन्य रेजिडरी एंट्री कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखना चाहता हो जो जरूरी है रिपोर्ट में लिखना, तो वो भी मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर्स बता रहा था कि ये पर्टिकुलर्स जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा एक रेप विक्टिम की बॉडी को, तो उस और साथ के साथ रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन होगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 184 का सबसेक्शन 4, जो कि बताता है, सॉरी सेक्शन 184 का सबसेक्शन 3। देखिए, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। तो जो रिपोर्ट है, जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक रेप विक्टिम का जो उसने एग्जामिनेशन किया वो रिपोर्ट बनाएगा, तो अब प्रिसाइसली मतलब बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में प्रिसाइसली वो चीजें बता देगा कि इस रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में, ठीक है, हमने ये एग्जामिनेशन किया था इस महिला का, और इस एग्जामिनेशन के लिए हमने इस महिला की बॉडी से ये डिस्क्रिप्शन का ये मटेरियल लिया था, और इस डीएनए के लिए या फिर किसी और मतलब के लिए तो क्या कंक्लूजन निकल के आया रिपोर्ट का, तो हर एक पॉइंट को प्रिसाइसली मतलब बिल्कुल स्पष्टीकरण रूप से मतलब बताया जाएगा। ठीक है। मतलब छोटे शब्दों में, छोटे पैराग्राफ से मतलब फाइनल रिपोर्ट बताई जाएगी। पूरा ये नहीं बताया जाएगा कि भाई हमने उस लेबोरेटरी में भिजवाया था, हमने उस माइक्रोस्कोप के नीचे उस सैंपल को दिया, ये नहीं बताया जाएगा। प्रिसाइसली भाई कौन सी इंजरी है, क्या इंजरी है, क्या लगता है कि इस महिला के साथ रेप हुआ है, और रेप हुआ तो कितने समय पहले, ये लिखा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए, तो ये था हमारा सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 देखिए, द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमन और द पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ टू द एग्जामिनेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड। तो रिपोर्ट में अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बनाएगा उसमें साफ साफ ये भी लिखा जाएगा कि जो रेप विक्टिम है उसके कंसेंट के साथ ही उसकी बॉडी की मेडिकल जांच हुई है, या फिर वो व्यक्ति जो व्यक्ति इस रेप विक्टिम के बिहाफ पर कंसेंट सहमति दिया है, उसकी सहमति से ही इस महिला की मेडिकल परीक्षा हुई है, तो यह भी उस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन होगा। ठीक है। तो ये हमारा जो सबसेक्शन 4 है ना, ऑफ सेक्शन 184, पहले ये सीआरपीसी में नहीं था। ठीक है। तो पहले ये सीआरपीसी में नहीं था, तो अब शैल है मैंडेटरी है, ये मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा सेक्शन 184 का सबसेक्शन 5 जो कि बताता है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी नोटेड इन द रिपोर्ट। तो अब किस समय कमेंसमेंट शुरुआत हुई रेप विक्टिम की शारीरिक जांच की, मेडिकल प्रक्रिया की, और किस समय शारीरिक मेडिकल प्रक्रिया जो रेप विक्टिम की हो रही थी वो खत्म हुई, तो वो भी लिखा जाएगा उस रिपोर्ट में। ठीक है। द एग्जैक्ट टाइम, और एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा, बिल्कुल जो टाइम है वो लिखा जाएगा। 6 बजे शाम के अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक रेप विक्टिम की शारीरिक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट किया, तो 6 बजे लिखा जाएगा रिपोर्ट में, और एंड हुआ है 8 बजे 8 PM पर, तो वो भी लिखा जाएगा कि 6 बजे शुरू हुई थी मेडिकल प्रक्रिया एक रेप विक्टिम की, ठीक है, डॉक्टर द्वारा लिखा जाएगा, और 8 बजे शाम को खत्म होगी 8 PM पर। ठीक है। तो यह लिखा जाएगा। ठीक है। और देखिए अब सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 184, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल। तो अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल, उसके लिए क्या ड्यूटी है, लेजिस्लेचर ने उसको ड्यूटी दे रखी है, क्या है देखिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने एक रेप विक्टिम का मेडिकल परीक्षा की थी, तो वो 7 दिनों के भीतर उस रिपोर्ट को जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बनाई है वो किसको भेज देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज देगा। ठीक है। Who shall forward it to the magistrate referred to in section 193 as the part of the documents, ठीक है, referred to in clause A of subsection 6 of that section। तो अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एक जो रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन जो रेप विक्टिम की रिपोर्ट जो बनाई थी, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज देगा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल करेगा उस केस की, रेप केस की, तो उसके तहत उस रिपोर्ट को भी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भेज दिया जाएगा। ठीक है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चार्जशीट कौन से सेक्शन में फाइल करता है, BNSS के सेक्शन 193 में फाइल करता है। ठीक है। और ये रिपोर्ट
जो डॉक्यूमेंट है ये कौन से सेक्शन के तहत कागजात भिजवाता है? सेक्शन 193 सबसेक्शन 6 क्लोज ए के तहत, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 184, ठीक है, जो कि बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल any examination without the consent of the woman or any person competent to give such consent on her behalf। तो बता रहा है कि कोई महिला थी जिसके विरुद्ध रेप हुआ था, ठीक है, और उस महिला की सहमति ली नहीं गई, क्योंकि वो महिला भाई ऑब्वियसली ऐसी स्टेज में होगी कि वो महिला को होश नहीं आ रहा होगा। अब उस महिला की बिना सहमति के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस ने कर दिया। तो यही कहा जा रहा है कि अगर भाई सहमति नहीं ली गई थी ना, तो सहमति का कोई डिफेंस मत ले लेना, कोई अक्यूज का वकील की भाई महिला की तो सहमति नहीं ली गई थी और बिना सहमति के इस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नहीं, हमारी सबसेक्शन 7 ने उसको बता रखा कि भाई एक महिला, कई स्थिति ऐसी भी हो सकती है जिस महिला के विरुद्ध रेप हुआ हो, उस महिला को ऐसा मतलब कोई ऐसा उसको सदमा लगा हो, वो बिल्कुल बोल नहीं रही, बिल्कुल भी या तो नम है, बिल्कुल भी वो तो या तो बेहोश हो रखी है, अनकॉन्शियस है, उस महिला की सहमति ली नहीं जा सकती, और उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं या फिर और वो व्यक्ति जो उसके महिला के प्रति सहमति देता वो भी नहीं है, तो अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उस रेप विक्टिम की। तो यही कह रहा है कि अब रेंडर लॉफुल, तो उसको कोई भी गैर कानूनी नहीं बता देगा। कोई भी जब ट्रायल स्टेज आएगी कि भाई एक रेप विक्टिम का यूं ही उसकी बिना कंसेंट के उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया गया, तो कोई ये मत समझना कि वो रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन की वो रिपोर्ट खराब निकल जाएगी, फर्जी निकलेगी, नहीं, वो बिल्कुल ओके रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे सबसेक्शन 7 में कह रहा है, क्या कह रखा है? नथिंग सेविंग क्लोज है, किसको सेव कर रहा है? सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 184 बीएनडब्ल्यूएस का किसको सेव कर रहा है? नथिंग से स्टार्ट हो रहा है, सेविंग क्लोज है, उस रिपोर्ट को सेव कर रहा है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो रिपोर्ट बनाई है एक मेडिकल एग्जामिनेशन की, जो एक रेप विक्टिम का उसने किया है, ठीक है। क्या बता रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट of the woman or any person competent to give such consent on her behalf, ठीक है। Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or any person competent to give such consent on her behalf, ठीक है। तो हम सबसेक्शन 7 हमने पढ़ा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब ये जो हमारा सबसेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन है, ये आज का हमारा आखिरी प्रावधान है, ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए, for the purposes of this section, examination and registered medical practitioner shall have the same meaning as respectfully assigned to them इन सेक्शन 51। तो ये बता रहा है जो सेक्शन 51 में हमारे बीएनडब्ल्यूएस में जो रजिस्टर जो एग्जामिनेशन परीक्षा की बात की गई थी वो समझाया गया था हमारे 51 में, सेक्शन 51 बीएनडब्ल्यूएस में, तो वही मान लेना। और सेक्शन 51 बीएनडब्ल्यूएस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी बता रखा था कि वो कौन होता है, तो वही मान लेना। और इस सेक्शन के लिए भी उसको यही मान के पढ़ना। सेक्शन 184 में भी जो एग्जामिनेशन और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परिभाषा सेक्शन 51 बीएनडब्ल्यूएस में समझा रखे थे, वहीं से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 184 ऑफ द बीएनडब्ल्यूएस। तो आज हमने दो अपने प्रावधान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, हमने वो किए। तो कौन कौन से किए? आज हमने सेक्शन 183 किया और सेक्शन 184 किया ऑफ द बीएनडब्ल्यूएस। ये दोनों पूरे जो हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन है, पीटी एग्जामिनेशन है, क्या किसी भी स्टेट जुडिशरी का हो, ये दोनों सेक्शन बिल्कुल मोस्ट टॉप प्रायोरिटी होती है। इनमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 183 और एंड सेक्शन 184 ऑफ द बीएनडब्ल्यूएस किया, ठीक है। इसी के तहत आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अब कल वाली क्लास में हम फिर सेक्शन 185 से चालू करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, बीएनडब्ल्यूएस के इन प्रावधानों के तहत, आप तो मेरे को ईमेल करके अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 183 और सेक्शन 184, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।